सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज नाजरीन मैं बहुत खुश हूं और प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूँगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। असल में हुआ ये कि मेरे मोबाइल में काफ़ी अरसे सॉफ्टवेयर का मसला आया हुआ था और जब सॉफ्टवेयर का मसला आएगा तो जाहिर बात है आप इसको अपडेट करवाएंगे। तो मैंने भी क्या किया कि 2-3 दिन पहले मैंने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है और माशाल्लाह से अब मेरा मोबाइल बहुत बेहतरीन, बड़ा आइडियल चल रहा है, मतलब बेहतरीन चल रहा है। मैं ज़रा अपना मोबाइल देख लूँ, तब तक आप ये क्लिप देखिए। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस कुर्सी पे बैठा है जिसका जिम्मेदारी है ऑपोजिशन से इंगेज करना। ऑपोजिशन भी मुहिब वतन है, हुकूमत में भी जो भी हमारा इख्तिलाफात है वो मुहिब वतन है। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो खुशाइन बात है, जो एक वेलकम बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एग्री करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। आगे जाके इन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। जी, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जिसकी वजह से मोबाइल अब बड़ा बेहतरीन, बड़ा आइडियल काम कर रहा है। आप जरा एक और क्लिप देखिए। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जिदोजहद रहा है, जो वो डोगरा राज को ख़त्म करने से उनके तरफ से, उनके अवाम के तरफ से एक मुताला रहा है, इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। मैं वैसे काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लूँ, लेकिन हुआ ये कि मुझे वक्त नहीं मिला और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोबाइल इतना शदीद मसला करने लगा कि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो कहते हैं ना कि कोई चारा ही नहीं बचा। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं थी। इसलिए जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया मैंने, मोबाइल तो ऐसा चलने लगा जैसे शायद मैं नया ख़रीद के आई हूँ। आप एक और क्लिप देखिए, मैं बस आखिरी बार ये अपना मोबाइल चेक कर लूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना ये चाहता हूँ, आज इल्ज़ामात लगाते हैं हम पर। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं, नातवा इंसान हैं। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बस ये अपडेट हो चुके हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का मैं आगाज़ करती हूँ एक ऐसे शख्स की हकीकी कहानी से जो हमारे इसी मुआशरे में से था। उसकी कामयाब सियासी ज़िंदगी आज बदतरीन नाकामी का शिकार है क्योंकि उस शख्स ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स जिसने उर्दू बोलने वालों के नाम पर सियासत का आगाज़ किया। कराची के बुनियादी मसाइल उस वक्त नज़रअंदाज किए जा रहे थे जिनको बुनियाद बनाकर उस शख्स ने अपनी सियासत की और उसको कामयाबी भी हासिल हुई। यानी वो बहुत मकबूल हुआ और मकबूल होता चला गया। कराची को उसके हुकूक दिलवाने के लिए उसने कराची वालों का साथ मांगा और कराची वालों ने उसका भरपूर साथ दिया भी। फिर क्या हुआ जी, कराची वालों का साथ मिल गया और उसके पास ताकत भी आ गई, ताकत के साथ साथ दौलत भी आ गई। और फिर वो शख्स जो खुद को कराची वालों का मसीहा कहता था, उसी ने कराची को, उसके रहने वालों को लूटना शुरू कर दिया। उसी शख्स और उसके साथियों ने कराची में खूरेज़ी फैलाई, लिसानियत और कौमियत के नाम पर कत्लो गारतगरी की, भत्ता वसूल किया, बोरीबंद लाशें कराची की पहचान बन गई। अच्छा, उस शख्स को 12 मौके दिए गए, बहुत मौके मिले। उस शख्स को बार बार कहा गया कि अपनी तर्ज सियासत को बदल लो, लेकिन वो मुल्क से बाहर फरार हो चुका था और लंदन से बैच कर पूरे कराची को कंट्रोल करता रहा। सियासत के नाम पर वो शख्स लंदन में बैठकर कराची चलाता रहा। उस शख्स की एक कॉल पर पूरा कराची बंद हो जाता था और कराची में उसकी एक कॉल पर आग भी लग जाती थी।
कराची वालों की खाल उतारने को वो शख्स सियासत का नाम देता था, करप्शन को वो शख्स सियासत का नाम देता रहा। लंदन से बैठकर कराची कंट्रोल करने वाला वो शख्स यकीनी तौर पर ताकतवर तो था, लेकिन उसने खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा कराची को शख्स ने अपनी रोज़ी रोटी और आमदनी का ज़रिया बना लिया। वो शख्स जानता था कि उसकी सियासत और आमदनी दोनों का वाहिद ज़रिया ही सिर्फ ये शहर कराची है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस शख्स के बारे में कोई मनफी बात की जाए, क्योंकि सबको पता था उसके बारे में मनफी बात होगी तो उसका फिर अंजाम क्या हो गया, उसका अंजाम बुरा होगा। हर तरफ उसी का नाम था, उसी का चर्चा था, उसी का खौफ था, बाकायदा डर था, लोग डरते थे उससे। लेकिन क्या कहते हैं सियाने, कहते हैं कि हर उरूज को ज़वाल है। ताकत के नशे में चूर लंदन में बैठे उस शख्स ने जब देखा कि कराची के अवाम अब अमली कारकर्दगी का मुजाहरा देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करूँगा तो वो मुझे कुछ समझेंगे वरना नहीं। जब लंदन में बैठे उस शख्स ने देखा कि कराची वाले अब उस जहनी तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, लंदन में बैठे उस शख्स को जब ये समझ आई कि कराची वाले उसके खौफ से बाहर आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसने कराची के मसाइल का हल क्या तजवीज़ किया? ग्रेटर कराची, यानी अलग रियासत, यानी रियासत के अंदर रियासत। उस शख्स ने अपनी नाअहली, नाकामी, जुल्म, ज़्यादती, करप्शन छुपाने के लिए मुल्क को तोड़ने की बातें शुरू कर दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। और वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि एक वक्त आता है जब रियासत को एक्शन लेना पड़ता है। और फिर क्या हुआ? वो वक्त आ गया जब रियासत को एक्शन लेना पड़ता है, फिर एक्शन हुआ। और वो शख्स कहाँ है? कहाँ है वो शख्स? अवाम के दिलों में अगर उसकी इतनी ही मोहब्बत थी तो आज क्यों उसका नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करता? क्यों आज कराची के अवाम कहते हैं कि कराची माजी के मुकाबले में बहुत पुरअमन है, बहुत पुरसुकून शहर है? माजी के मुकाबले में आज कराची वाले सुख का सांस लेते हैं और ख़ुद उसके साथी तक, उसके साथ जो काम करते रहे उसके साथी उसको डिसऑन कर चुके हैं। उसके साथियों से अगर पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं कि जी सारे फसाद की जड़ वही शख्स था। आज कराची वाले और उसके अपने लोग जो उसको अपना रूहानी बाप मानते थे बाकायदा, आज उससे निजात हासिल करके सुकून में है। ये हर उस इंसान का हाल होता है जो ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझने लगता है ज़रा सी ताकत आने के बाद, जो समझता है कि अगर उसके पास कुछ ताकत आ ही गई तो उसके आगे कोई और ताकत अब टिक नहीं सकती, जो अपने ज़ाती मुफादात के लिए, जितने भी उसके ज़ाती मुफादात हैं, उसके लिए पूरी कौम के मुफादात को ख़तरे में डाल देता है। क्या कोई सोच सकता था कि लंदन में बैठे इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ भी कह सकता है? क्या ताकत थी उस शख्स की कि लंदन में था लेकिन पूरा कराची एक इशारे पे बंद करा देता था। कितने ही कराची वाले मर जाते थे, मुनज़्ज़म तरीके से भत्ता लिया जाता था, और तो और कुर्बानी की खालें तक किसी मस्जिद इमाम बारगाह में नहीं बल्कि लंदन जाती थीं। लेकिन आज देखिए पाकिस्तानी सियासत और कराची से उस शख्स का नाम ऐसा मिटा जैसे था ही नहीं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बानी आज जिससे पानी भी नसीब नहीं है। और यही हाल मुझे नज़र आ रहा है एक और शख्सियत का, एक ऐसी शख्सियत का, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक ऐसी शख्सियत का यही हाल मुझे नज़र आ रहा है जो आज लंदन में मुकीम है, और वो भी लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ है। यही हाल मुझे दिखाई दे रहा है बाकायदा उस शख्सियत का जो वोट को इज़्ज़त दो की मुहिम लंदन से चलाने की ख्वाहिशमंद है। यही हाल मुझे नज़र आ रहा है एक ऐसे शख्स का जो मोहतरम 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। 30 साल से ज़ायद उनको पाकिस्तान में सियासत करते हुए हो गए। सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ उन्हीं साहब ने लगाए। पिछले 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत थी। उन्होंने दहाइयों सियासत की, तवील अरसे तक वो हुकूमत में रहे, नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई, पैसा भी कमाया और आला तरीन ओहदों पे भी फाइज रहे, मुल्क के सियासत सफ़ेद के जिम्मेदार भी रहे, मुल्क को चलाते भी रहे, बाइख्तियार भी रहे। लेकिन इसके बावजूद ना वो मुल्क के लिए कुछ कर सके, ना कौम बना सके, कौम के लिए कुछ ना कर सके, मुल्क के लिए कुछ ना कर सके। जो किया अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। और आज वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, लंदन से खिताब कर रहे हैं, लंदन से खिताब, गौर कीजिए मेरी बात पे, खिताब कि सुनो मुझे। और लंदन से बैठकर पाकिस्तान में अपनी बेटी के ज़रिए पाकिस्तान के तमाम इदारों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहे हैं। उनके खुशामदी आज भी उनको ये बता रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों के वज़ीर आज़म हैं। उनके खुशामदी आज भी उनको ये कहते हैं कि मियाँ साहब क्या कमाल कर दिया आपकी तकरीर ने, क्या कमाल तकरीर कर दी।
पूरे पाकिस्तान में इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है आपकी तकरीर के बाद। उनके खुशामदी, उनके ख़ास आज भी उनको यही बता रहे हैं जो उनके करीबी हैं कि मियाँ साहब आपने जो तकरीर की है ना, ऐसी तकरीर तो हमने पूरी ज़िंदगी में ना कभी सुनी ना कभी देखी। देखिए ज़रा, नवाज शरीफ साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके इस खिताब पर नवाज शरीफ साहब के साथी बाकायदा वो कहते हैं ना कि ज़मीन और आसमान एक करना, वही करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि तकरीरों से क्या होता है। याद है आपको यादगार जुमले, तकरीरों से क्या होता है? मैं याद करवाती हूँ। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर हुई थी, याद करें, जिसकी तारीफ़ बाकायदा पूरी दुनिया ने की थी, उस वक्त ये क्या फरमा रहे थे? तकरीरों से क्या होता है? तकरीर है ना, तकरीरों से कुछ नहीं होता। और आज यही शाहिद काकान अब्बासी साहब, चूँकि नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो कि मुश्किल से 19-20 हज़ार लोगों ने सुनी थी, उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तकरीर करार दे रहे हैं जो उन्होंने सुनी और उससे पहले उन्होंने सुनी ही नहीं। मुझे हैरानी होती है ऐसे अफराद पर कि तारीफ़ नहीं कर पाते, जहाँ बनती वहाँ नहीं कर पाते। यानी तारीफ़ में भी डिसऑनेस्टी, कि तारीफ़ भी मुफाद के हिसाब से करेंगे, उसमें भी कोई ऑनेस्टी और प्योरिटी नहीं है। मतलब जिनके अंदर इतना भी ज़र्फ़ नहीं होता कि वो अपने सियासी मुखालिफिन की जहाँ बनती है वहाँ तारीफ़ कर दें ना। तारीफ़ तो करनी नहीं है, जहाँ तनकीद बनती है खुल के करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर जाते हैं। जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ थोड़ी सी तारीफ़ भी कर दिया करें। इसको ज़र्फ़ कहते हैं, आला ज़र्फ़ी कहते हैं। उनके अच्छे इक़दामात पर आपको बात करनी चाहिए, लेकिन बात है ज़र्फ़ की। ज़र्फ़ नहीं होगा तो कोई बात कैसे करेगा? ये जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर को अपनी ज़िंदगी में सुनी गई तकरीरों में से सबसे उम्दा, बेहतरीन, आइडियल तकरीर करार दे रहे हैं, ये तो कोरोना के ख़िलाफ़, आपको याद होगा इमरान खान साहब की हिकमत अमली, जिसका पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया था, उसका क्रेडिट तक देने को तैयार नहीं थे। ज़रा चलाइएगा क्लिप इनका। अच्छा, पाकिस्तान पे ना मेरी ज़रा बात पे गौर कीजिएगा। पाकिस्तान पर वाकई अल्लाह का करम है। अगर अल्लाह का करम ना होता तो जिस किस्म के लोगों ने पाकिस्तान का इक़्तिदार चलाया, आज हम खुदा ना ख्वास्ता दोबारा हिंदुस्तान में ग़ुलामी कर रहे होते। पाकिस्तान पर वाकई अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि जैसे हुक्मरान हमारे नसीब में आए, उन्होंने तो पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। पाकिस्तान पर ये अल्लाह ताला का करम ही तो है, अल्लाह ताला का करम ही तो है जो ऐसे हुक्मरानों को बर्दाश्त कर गया पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम, जिनकी अपनी ज़ाती एयरलाइंस मुनाफे में जा रही थी और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन तबाही का शिकार थी। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम ही तो है जो ऐसे हुक्मरानों के हाथों में जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वतन बच गया, जिनकी वफादारियाँ, इन लोगों की वफादारियाँ दूसरे ममालिक के साथ थीं, जिन्होंने अकामे रखे हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान में आला ओहदे रखे हुए थे और दूसरे ममालिक में शर्म भी इनको नहीं आती कि प्लम्बर की नौकरियाँ की इन्होंने। पाकिस्तान पर वाकई अल्लाह ताला का करम है, बल्कि ख़ास करम है, ख़ास करम, जो ऐसे हुक्मरानों के चुंगल में जाने के बावजूद आज भी कायम व दायम है। यहाँ कहना बनता है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मेरा प्यारा वतन कायम व दायम है। जिनकी सियासत में आने से पहले साइकिल की दुकान थी और किसी की इब्तदाई ज़िंदगी गवाल मंडी में गुजर रही थी, लेकिन सियासत में आने के बाद लंदन और दुबई से नीचे बात ही नहीं करते। जायदाद भी खरीदनी है तो महंगी तरीन लंदन और दुबई में। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है तो है कि लोग गवाल मंडी छोड़ के लंदन दुबई पहुंच जाते हैं जायदादें खरीदने। और पाकिस्तान पर अल्लाह का करम ये है कि ऐसे लोगों के चुंगल में था पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान कायम व दायम है। इन्होंने अपने मुफादात देखे, अपनी औलादों के मुफादात देखे। पता नहीं किस मुंह से बात करते हैं कि इनको कौम की फ़िक्र है। कौम की फ़िक्र होती तो जायदादें बनाते पाकिस्तान से बाहर, लोगों के हक मार के। पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है कि भारतीय मुफादात का पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के शर से आज भी मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान महफूज है। पाकिस्तान पे अल्लाह का करम ही है ये, जो हज़ारों अरब डॉलर का कर्जा चढ़ने के बावजूद आज भी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। लेकिन वो लोग जो इसके सियासत के मालिक रहे, वो लोग मुल्क को चलाने वालों में से थे, वो लोग जिन्होंने इसी मुल्क के नाम पर कर्जा लिया, वो लोग जिन्होंने इस अवाम से टैक्स लिया, वो लोग ये बताने को तैयार नहीं है, ये उनको बताने को तैयार नहीं है कि जब मुल्क, ये बताने को किसी को तैयार नहीं है कि जब मुल्क इनकी क़यादत में था और इतना बेहतरीन था, और जब जमहूर इनसे पूछती है, जब इनसे कोई पूछता है कि जी ये मुल्क आपकी क़यादत में था, इतना आइडियल था, इतना बेहतरीन था, इतना मजबूत था, चले मान लेते हैं आपकी बात, तो ज़रा ये बता दें कि फिर कैसे इसका कर्जा नहीं उतारा जा सका। बेहतरीन तो तब होता है ना जब या तो कर्जा लिया ना जाता, अगर ले लिया था तो उतार दिया जाता। ये भी बता देते थे कि लिया था तो लगाया कहाँ पे था।
कैसे मुल्क का हर सरकारी इदारा इतने बेहतरीन पोजीशन में जब मुल्क रहा आपके दौर में, तो सरकारी इदारा जो है रिकॉर्ड खसारे में पहुंच गया कैसे? कोई पूछ ले इनसे गलती से तो कहते हैं ये तो क्या हो गया हमारे साथ, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। बल्कि आज भी ये कस्में खा रहे हैं कि इन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की। धेले की करप्शन तो वाकई नहीं की, बड़ी करप्शन को धेले की करप्शन कहता है। बात आपकी किसी हद तक सही है कि जो करप्शन की ना वो धेले की एटलीस्ट नहीं है। जरा क्लिप देखिएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में उस दौर में इस्लामाबाद में भी और पंजाब में एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सके। और मैं ये बात उस खुदा बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉमवेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। छोटे मियाँ साहब इतनी बड़ी बातें करने के बजाय अब अपने बेटे को लंदन से निकाल के पाकिस्तान तो लेकर आए। वो क्यों पाकिस्तान आने से कतराते हैं? ज़रा कभी ये भी बता दीजिएगा जोश खिताबत में। अपने दामाद को लंदन से निकाल कर लेकर तो आए पाकिस्तान में, अपने भतीजों को लंदन से निकाल कर ज़रा लेकर आए पाकिस्तान में। उनका वतन है पाकिस्तान। अपने भाई को लंदन से निकाल के ज़रा पाकिस्तान लेकर आए। नवाज शरीफ साहब को जिस जुर्म में नाअहल किया गया था वो क्या करप्शन नहीं था? करप्शन ही तो था। एक धेले की करप्शन नहीं की मैंने, एक धेले की करप्शन करके ना आपकी ज़िंदगी सवर जानी थी ना किसी और की, और ना ये आप लोगों पर एक धेले की करप्शन का इल्ज़ाम है। आप लोगों पे तो अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है। सही कहते हैं कि आपने एक धेले की करप्शन नहीं की। अरबों की बात करो, अरबों की करप्शन तो अरबों की है। एक धेले की करप्शन आप जैसे लोग करते हैं। इसका जवाब देने की जब बारी आती है तो फिर क्या कहते हैं नाज़रीन? फिर ये लोग कहते हैं कि नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। यानी आप अपना एहतसाब भी अपने मन पसंद देना चाहेंगे और अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक देना चाहेंगे, वरना तो इदारा ख़राब है जी। क्योंकि आपसे जो पूछ लिया तो इदारा तो फिर ख़राब हुआ ना। और सबसे अहम बात ये कि आप लोगों के दावों की हकीकत क्या कौम जानती नहीं है? आप जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और अब से नहीं, पता नहीं कब से करते चले आ रहे हैं। एक दावा आज ही मरियम नवाज़ साहिबा ने भी किया। मरियम नवाज़ कहूँ, मरियम सफदर कहूँ, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक दावा किया है। पहले ज़रा वो दावा देखिए। का दावा है जो मरियम नवाज़ साहिबा ने किया था और आज ही के दिन इस बात की तस्दीक की गई है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आर्मी चीफ साहब से एक नहीं 2-2 मुलाकातें की हैं। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। वादों की, दावों की कहानी तो अवाम 30 साल से सुन रही है और हर बार आप मायूसी करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ये आपकी पहली बारी नहीं थी, बड़ी दफ़ा दावे वादे आपके बड़ों ने भी ऐसे किए और अब आप भी उसी नक्शे कदम पे चल रही हैं। 3 बार इक़्तिदार में आए। हर बार इक़्तिदार में आने से पहले आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, जिसकी हकीकत क्या थी वो इसी तरह की थी। और नून लीग में इस वक्त क्या चल रहा है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का ग्रुप अलग है और चचा मियाँ जो शहबाज शरीफ साहब है, छोटे मियाँ साहब, उनका ग्रुप ये भाई और भतीजी से बिल्कुल अलग है, अलग दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इल्ज़ामात से भरपूर मुहिम चलाई जाए। अब मुल्क में मौलाना फजल रहमान मजहबी इंतशार फैलाएं, शायद ऐसी इनकी ख्वाहिश है, और रियासत को ब्लैकमेल किया जाए कि उनको एक और NRO दे दिया जाए, इनके मुकदमात ख़त्म करके इनको पाकिस्तान की सियासत में आने का दोबारा मौका दे दिया जाए। और शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब समेत दीगर वो जो नून लीगी हैं जिनको रहना इसी मुल्क में पाकिस्तान में है, वो इसके हक़ में नहीं है। मेरी बात पे गौर कीजिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन में सियासी पनाह हासिल कर लेंगे और नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली में सिर्फ एक मरियम नवाज साहिबा ही है ना जो पाकिस्तान में है, बाकी तो ऑलरेडी इश्तिहारी फरारी सारे बैठे हुए हैं वहाँ बाहर, पूरी फैमिली लंदन में है। जब पानी सर से ऊपर होता हुआ दिखाई देगा ना, मेरे अब जुमलों पे गौर कीजिएगा, जब पानी सर से ऊपर होता हुआ दिखाई देगा तो नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज़ को भी लंदन बुला लेंगे और यहाँ रह जाएगा कौन? नून लीग का बेचारा वोटर जो कि अपनी पार्टी के साथ लॉयल है। मेरी हमदर्दी उनके साथ है। नून लीग का वोटर और बेचारा सपोर्टर वो यहाँ रह जाएगा, बाकी सारी फैमिली इश्तिहारी फरारी बन के बाहर।
और वो जो रह जाएगा वो रह जाएगा मार खाने के लिए, मुकदमात का सामना करने के लिए। तो गलत किसके साथ हुआ? आप समझदार हैं। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन पैगाम दिया जा चुका है कि अगर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई तो फिर मामलात ठीक नहीं होंगे। अब नवाज शरीफ साहब जिस डगर पर चल पड़े हैं वो रास्ता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी के घर ही जाता है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, ये रास्ता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी के घर ही जाता है जिस डगर पर नवाज शरीफ साहब चल पड़े हैं। अगर ये एहतजाज मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में और नवाज शरीफ साहब के नज़रिए के मुताबिक, नज़रिए के तहत होगा, तो मुमकिन है कि अपोजिशन का ये शो आखिरी शो होगा, लास्ट शो। क्योंकि रियासत के अंदर रियासत बनाने की धमकियाँ और इंतशार की सियासत अगर इस मुल्क में रही तो यकीन जानिए पाकिस्तान नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची कभी दहशतगर्दी का शिकार रहा, कभी भत्ताखोरी का, कभी गुंडागर्दी का, तो कभी मुफाद परस्ती का। आज कराची शिकार है हठधर्मी का, और वो हठधर्मी की जा रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। कराची में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, और सबसे अफसोस की बात कि कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक जो कि एक माफिया बन चुका है, हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके, कह दूँ तो गलत नहीं होगा। और बारिशों में भी आपने कराची का हाल देखा कि लम्हों में कई फीडर स्ट्रिप कर गए और कई दिनों तक बिजली बहाल नहीं की जा सकी, और गर्मियों में भी यही हाल रहता है। और अब एक बार फिर कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ चुका है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जवाब देने को तैयार नहीं है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से मेरी टीम ने बार बार राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और उनके इस रवैये पर आज मैं इस प्रोग्राम में एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ। उनको जवाब देना चाहिए, ना कि बहाने बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको ये बहाने बनाने बंद करने चाहिए। और ये खाली कुर्सी, ये देख सकते हैं आप, एक तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के लिए खाली कुर्सी हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि जब उनको बुलाया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, तो ये जवाब देने के बजाय फरार हो जाते हैं। या शायद हम कह सकते हैं कि इनके पास कुछ जवाब है नहीं। इनको पता है कि हम इनसे सवाल कैसे करेंगे, हमारे सवालों का जवाब ये नहीं दे पाएंगे। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो कि माजत के साथ है ही नहीं आपकी इज्जत जो आप लोग कर रहे हैं, कितनी इज्जत बच गई आपकी वहां पे? मैं तमाम कराची वालों से पूछती हूँ, कौन कौन करता है साहब की इज्जत, जिसकी कुर्सी खाली मैं दिखा रही हूँ, जो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बहरहाल इनकी कुर्सी खाली है, आप देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है जफर अब्बास, किसी तारुफ के मोहताज, और सुई सरहदन गैस के तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका भी, और जफर आपका भी। शहबाज साहब, आपसे पहला सवाल करूंगी, ये जो के इलेक्ट्रिक है, ये लोड शेडिंग का जिम्मेदार इस बार गैस की कमी को ठहरा रही है। आपके और के इलेक्ट्रिक के दरमियान आखिर क्या मामला है, और उनका ये जिम्मेदारी आप पे डाल देना, इस डिपार्टमेंट पे डाल देना, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल सही है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए, सुई सरहदन गैस कंपनी एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और हमें जो सप्लाई ऑफ गैस मिलती है, अगर वो हमें पीछे से सप्लाई फील्ड से कम मिलेगी तो हमें फिर एक लोड मैनेजमेंट करना होता है। अब हमारे पास कोई 150 MMCFD गैस इस वक्त कम आ रही है गैस फील्ड से, तो अब हम लोड मैनेज कर रहे हैं। लेकिन और लोड मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे पहले हमें अपने जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं और कमर्शियल कस्टमर्स हैं उनका ख्याल रखना होता है, जो हमारे गैस लोड मैनेजमेंट प्लान। लेकिन गर्मी के हालात देखते हुए कराची के शहरियों के लिए हम के इलेक्ट्रिक को जो उनकी रिक्वायर्ड गैस है वो दे रहे हैं। नाउ 190 MMCFD इनको गैस चाहिए होता है, हम इनको 160 से 200 के दरमियान गैस दे रहे हैं। अब इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने एक इशू बनाया कि वो गैस प्रेशर का इशू है। मैं आपके जरिए ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इनका जब हमारे पास गैस की शॉर्टेज होती है तो हमारे जो हमारी लाइन है उसकी गैस लाइन पैक के इशू आते हैं, और उसकी वजह से जो प्रेशर कम होता है, और उस प्रेशर जो टेल एंड पे जो थोड़ा दूर होते हैं हमारे TBS से,
तो उसमें हमें गैस की थोड़ी सी प्रेशर कम होती है, और ये नेचुरल फिनोमेना है, इस पे हम कुछ कर नहीं सकते जब तक हमारे पास प्रेशर गैस का ज्यादा नहीं हो। इनके जो मेन के इलेक्ट्रिक का जो मेन है जो कि बिन कासिम पे है, उस पे और सबसे बड़ा है, उस पे हम पूरा गैस दे रहे हैं, विद फुल प्रेशर दे रहे हैं। इनके दो छोटे पे हमने गैस प्रेशर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन देखिए पहली बात तो ये कि वो दो छोटे हैं और उसकी वजह से इतना मैसिव लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए था। और दूसरा कि ऑफ कोर्स उनके पास फर्नेस ऑयल की फैसिलिटी मौजूद है, बिकॉज देखिए गैस अगर मेरे पास कम है तो मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं घरों में गैस नहीं दूं और कि इलेक्ट्रिक को गैस दूं। मैं सीएनजी स्टेशन बंद करता हूं, मैं कैप्टिव पावर पे करता हूं, लेकिन दिस इज बट 150 MMCT गैस की वजह से मुझे प्रॉब्लम जरूर आ रही है। लेकिन ये हम उनको प्रेशर भी दे रहे हैं और हम उनको वॉल्यूम भी दे रहे हैं, उसके बावजूद ये कंप्लेन इज नॉट अ वैलिड कंप्लेन। ठीक है, पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जफर भी हमारे साथ मौजूद। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जफर आपके पास आने से पहले तैमूर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। तैमूर साहब मुझे बताइएगा, अभी इतना बड़ा मसला है तो कराची का मसला ना, सिंध पर आप लोगों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 साल हो चुके हैं, मतलब दर्जन से ज़्यादा साल हो चुके हैं। अब जब हुकूमत की जाती है, जब आप सिंध इतना गढ़ कहेंगे तो बड़ा शहर है वहाँ का कराची, जब कराची के अवाम के मसाइल आप लोग हल नहीं कर सकेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिंध आपका गढ़ है? ये तो फिर आपकी हुकूमत की भी नाकामी हुई ना। बिस्मिल्लाह, थैंक यू डॉक्टर फिजा। अगर आप बात करी हैं कि इलेक्ट्रिक की, तो पहले तो मैं ज़रा वाज़ेह कर दूँ कि सिंध में से ना तो कोई हमारी बावजूद बहुत सी रिक्वेस्ट रिटर्न और वर्बल के बावजूद हमें बोर्ड पे के इलेक्ट के नहीं बिठाया गया। PM साहब से तो जो हमने सवाल किया उसका तो हमें रिप्लाई नहीं आया, पर के इलेक्ट ने भी हमें बोर्ड पे बिठाने से जवाब दे दिया। सेकेंडली, हमारा कोई शेयर के इलेक्ट है नहीं, पर फेडरल गवर्नमेंट का आपको पता होगा कि 2 मेंबर हैं के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर, प्लस फेडरल गवर्नमेंट इज 23% शेयर होल्डर ऑफ के इलेक्ट्रिक। उसके बावजूद आपने देखा होगा 2 बार चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, उनको समझाया, प्यार से धमका के उन्हें बताया कोई हमारी मदद की ज़रूरत है, हम वो मदद देने को तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई गफलत है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। एक मिनट, सॉरी तैमूर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने इसमें फेडरल गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया, वो मैं तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जिस तरह आप लोग इतना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, जहाँ पे पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनके से ज़रा सी ज़्यादती हो गई तो तमाम लोग इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर देंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे अपने अपने अंदाज में, वो कह जाएंगे जो नहीं कहना बनता। मुझे ये बता दीजिएगा कि इस मामले पर फिर आपने हुकूमत से कितनी लड़ाई की, क्योंकि जुल्म तो कराची के साथ हो रहा है ना, कितना साथ दिया कराची के अवाम का? चले फिर मैं ये पूछ लेती हूँ। दुख की बात ये है कि मैंने आपको बताया कि ना PM ऑफिस से हमें रिप्लाई आता है के इलेक्ट्रिक पर, ना के इलेक्ट्रिक खुद हमें जवाब देती है। तो एहतजाजन यही कर सकते थे कि मुराद अली शाह साहब चंद घंटे का नोटिस देकर और के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर चले गए। वहाँ पे उनके CEO और बाकी अफसरान से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक फेडरल गवर्नमेंट उनसे कोऑपरेट ना करे। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम उनसे कोऑपरेट करें, ये कहते हैं कि हमें ऑयल ही देर से मिलता है तो हम बिजली कैसे प्रोड्यूस करें। पर एक जो ना जनरल एक चीज होती है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, हमने इनको 23 प्रोजेक्ट दिए सोलर के टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर कराची। उन 23 में से सिर्फ हमारे 12 प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए गए। क्यों जी? हालांकि उसकी फंडिंग पूरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ हो रही है, इनके साथ नहीं हो रही। हमने जो इनको प्रोजेक्ट दिए विंड और उसके सोलर के भी, उसमें हमारे 20% या 15% ने एक्सेप्ट किए, बाकी हमने परमिशन ही नहीं दी। तो जब फेडरल गवर्नमेंट राजी ही नहीं है सिंध की आवाम को, पाकिस्तान को बिजली देने को, तो सिंध हुकूमत क्या करे? आज आपकी सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल से प्रोड्यूस होती है, और हमारे पास जो हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं थर में, जहाँ से बिजली अभी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपकी जो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है, मेरे पास फिगर्स लिखे हुए हैं, मुझे याद नहीं है, 30 साल तक हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी कहीं से भी बिजली देने की। 30 साल तक हमारे रिजर्व्स हमें ये बिजली दे सकते हैं, पर वहां पर भी हमारे साथ कोई इन्वेस्टर ने हमें परमिशन देने को तैयार नहीं है। आप कैसे सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं ये सब बातें जानने के बाद? ठीक है जी, हाफिज नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। रहनुमा जमात इस्लामी के। हाफिज साहब, कराची के अवाम के साथ के इलेक्ट्रिक जुल्म करे चला जा रहा है,
अब मुझे ही बताइएगा कि पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी मौजूद है, उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि जी ये जिम्मेदारी तो फेडरल गवर्नमेंट पे आयद होती है। वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं ये तो कराची का मामला है, कराची किसके पास है, सिंध किसके पास है, पीपल्स पार्टी के पास है। लोग एमक्यूएम को भी किसी हद तक इसका कसूरवार भी ठहराते हैं। आप जरा बता दीजिएगा कि जिम्मेदारी ज्यादा किस पर आयद होती है, मसले का हल क्या होगा, अब कराची वाले किसका गिरेबान पकड़े, ये बताइए। अच्छा देखिए, अगर शॉर्ट टर्म या अभी की बात करें तो इसकी बातें तो ये मैटर विफाक का है, नेपराट का है, विफाकी हुकूमत का है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि इलेक्ट्रिक को ये ताकत किसने फराहम की है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये ताकत उसको एमक्यूएम ने फराहम की है, पीपल्स पार्टी ने फराहम की है, उसको नून लीग ने फराहम की है और अब पीटीआई फराहम कर रही है। और उसका सबब यह है कि हमारा ये अपना शहर का इदारा था, खम्भों की कीमत के बराबर, जिसको एमक्यूएम और उस वक्त आवाम लीग की हुकूमत ने बेचा था और 2009 में इसको दोबारा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुत्तहिदा हुकूमत ने बेचा था। और कभी भी इन्होंने इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इन्होंने हमेशा जो है वो उनको फेवर दिया। फिर नून लीग 5 साल तक हमेशा ये करती रही कि जब लोड शेडिंग बढ़ती थी तो गैस में इजाफा कर देते थे, टैरिफ बढ़ा देते थे, उनको जो है वो सब्सिडी बढ़ा देते थे, लेकिन कराची के अवाम को कुछ नहीं करते थे। और अब पीटीआई तो फिर पीटीआई है, उसने तो अब राज ग्रुप से पैसे लिए हुए हैं बाकायदा इलेक्शन कैंपेन के अंदर। और इस पर जब हम डूब रहे थे, बजाय इसके कि हमारे लिए जो है वो कोई सहूलत फराहम करते, इन्होंने हमें जो है वो इस वक्त भी टैरिफ में इजाफा किया इमरान खान ने, इस वक्त भी इनको 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी और इस वक्त भी इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रहे, बल्कि जब ये लोड शेडिंग बढ़ जाती है तो ये तशरीफ लाते हैं इनके वजीर और इनकी गैस में इजाफा कर देते हैं और इनकी मराहत में इजाफा कर देते हैं। ये कराची के लोगों को कर शक्कून इन पार्टियों ने मारा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इन्होंने फैसिलिटेशन हासिल की है, इन्होंने सहूलतकारी की, के इलेक्ट्रिक की और के इलेक्ट्रिक ने इनकी और इनके पार्टी मेंबर्स की और इनके रिश्तेदारों की सहूलतकारी। जी जी ठीक है जी। शहबाज साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जफ़र साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जफ़र अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं, आप तो तमाम इशूज़ पे नज़र रखते हैं और एज अ सोशल एक्टिविस्ट लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत सुनते हैं आपकी आवाज़ को, खुलकर आप बात करते हैं बतौर समाजी रहनुमा। अब ये जो कराची वालों का मसला है, ये किसी ना किसी को तो हल करना है ना, कौन करेगा हल जब तक जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं? देखें, मैं यही बात बोलूँगा कि कराची की सबसे अहम बात यह है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं, शायद किसी एक दो के तकरीबन पार्टियां जो हैं वो कराची से नफरत करती हैं। उसके लिए उनके पास रीज़न मौजूद है। एक पार्टी बोलती है कि हमारे वजीर जो हैं वो अभी नए पहली बार मुंतखब हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्गर हैं, एडवांस हैं, वो कैसे जाएंगे अवाम में, उनको अवाम के मामला क्या मालूम, वो तो अभी बच्चे हैं। दूसरी पार्टी बोलती है कि जी हमारे जो लोग हैं उनको वोट नहीं देता कराची। तीसरी पार्टी जो है वो बोल रही है हमारे पास इख्तियारात नहीं। इस लड़ाई का जो इस लड़ाई के नतीजे में जो कबाड़ा हुआ वो कराची का। मैं जिस टॉपिक पे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, मैं उस टॉपिक पे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं मौजूद अदलिया का हुक्म मानने का पाबंद हूँ और मुझ पर पिछले 1 साल से ऊपर हो गया पाबंदी है इस टॉपिक बोलने के लिए। और जब अदालत मुझे बुला रही है मैं जा रहा हूँ और कल सुबह भी 9 बजे हमारा केस लगा हुआ इस सिलसिले में और मुझ पर तो बहुत सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस इदारे की जानिब से किए गए। मैं वो सब कुछ भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरे शहर के लोग दलील हो रहे हैं, मेरे शहर के लोगों को रुस्वा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ एक पढ़ा लिखा आदमी मुहज़्ज़िब माशरे में अपने जानवर को, जो उसके घर में जानवर होता है ना, उसके लिए भी गर्मी सर्दी का ख्याल रखता है। लेकिन मेरे शहर के लोगों के साथ इस वक्त के जब कोरोना जैसी आफत है, जो उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह वो छोटे छोटे घरों में हैं, बगैर क्या कैसे कोई जिंदा रहेगा? आप उसके कमरे का, छोटे से फ्लैट का पंखा बंद कर दीजिए, उसी कमरे के अंदर उसका किचन भी है, उसी कमरे के अंदर वो खाना भी पक रहा है, तो लोग तो किस अजियत में जी रहे हैं, कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। और जो अगले सामने वाले हैं उन्होंने, मैंने तो कल सुना है कि उन्होंने ट्रेड भी किया है कि हम हो सकता है आलमी अदालतों के पास चले जाएं। मतलब आप यानी कि रियासत के अंदर रियासत बन गए इदारे क्या, प्राइवेट कंपनियां, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। तो बहुत अजीबो गरीब मामला चल रहे हैं। मैं तो मजबूर हूँ इस टॉपिक पर कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो खुदा की कसम वो जितनी एफआईआर थी, मैं सबसे पहले अगर मुझको पाबंदी नहीं होती तो उन सबको इंसाफ दिलवाता। किसने की सी क्लास, क्यों की, कौन खिला रहा है पैसे, क्या मामला आते, मैं तो सब खोल के रख देता। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है इस वक्त, मैं क्या बोलूं। शहबाज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सिचुएशन है सुई सदर्न गैस और के इलेक्ट्रिक के दरमियान ये जो तनाज़ा है, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहले भी हो चुका था, ये पहली बार नहीं है। अब इसका ऐसा कोई लाया अमल क्यों तय नहीं किया जाता कि एटलीस्ट कराची के अवाम को, बेचारे लोगों को सफर ना करना पड़े, कराची को सफर ना करना पड़े? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो कोई तनाज़ा नहीं है। उनको गैस चाहिए, हम उनको गैस दे रहे हैं, जितनी उनकी डिमांड है उसके हिसाब से दे रहे हैं। अगर मेरे पास पीछे से ठीक से सप्लाई कम हो जाएगी तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मैं सप्लाई बढ़ा दूं। ठीक है, सप्लाई मेरा काम नहीं है, सप्लाई गैस फील्ड का, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का काम है। तो मुझे तो क्या, अब मैं क्या करूं, मैं क्या अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स और कमर्शियल कस्टमर्स को ना दूं? बिल्कुल, उनको गैस देना है मुझे।
उसके बावजूद आपको तो ये समझना चाहिए कि मुझे 150 MMCFD शॉर्टेज है, उसके बावजूद मैं के CNG स्टेशंस बंद कर रहा हूँ, इंडस्ट्री को बंद करके के इलेक्ट्रिक को गैस दे रहा हूँ। अब अगर कहीं पे इनकी कोई ऐसी स्टेशन है जो कि मेरे टेल एंड में है जिसमें प्रेशर पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है, तो इससे मेरा कसूर नहीं है। सो पॉइंट वन और वो उसको वो फर्नेस ऑयल से चला सकते हैं। सो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये तनाज़ा मेरी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बल्कि आप यानी आपको ये लगता है कि तनाज़ा एक्चुअली नहीं है या आपकी तरफ से नहीं है, यानी वो झूठ बोल रहे हैं, बस बिला वजह बात आप पे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो मामला इस बार गैस की कमी है इस वजह से हो रहा है, यानी जान छुड़वाई जा रही है, जिम्मेदारी से खुद को छुटकारा हासिल करने वाली बात आप कह सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझें कि मेरे पास एक सिचुएशन मुश्किल है, मैं उस मुश्किल सिचुएशन पे अपनी CNG सेक्टर को बंद करता हूँ, अपनी इंडस्ट्रीज को उनके गैस हॉलिडेज करके इनको गैस दे रहा हूँ। रादर देन यू पीपल अप्रिशिएटिंग व्हाट वी आर डूइंग विद के इलेक्ट्रिक हमें ब्लेम कर रहा है, तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं इनकी जो मेन स्टेशन हैं उन पे पूरी गैस दे रहा हूँ, पूरे प्रेशर के साथ दे रहा हूँ। जो इनके टेल एंड पे वहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, वहाँ पे टेक्निकली दे भी नहीं सकता जब मेरी लाइन पैक कम हो जाएगी। So rather than appreciating what we are doing, अच्छा तैमूर साहब, हाँ ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी शहबाज साहब, rather than appreciating आप चाह रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो आप कर सकते हैं आप लोग कर। हाँ बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उनको गैस दे भी रहे हैं उनके पास। और अगर कोई फ्यूल की प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ SHGC के साथ नहीं है, SNGPL के साथ है, इट्स अ नेशनल इशू। तैमूर साहब, हाँ ठीक है, मैं तैमूर साहब जरा आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। तैमूर साहब, आपको ये मामला क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? मुझे जरा न्यूट्रल बन के प्लीज जरा जवाब दीजिएगा बड़ी ऑनेस्टी के साथ कि शहबाज साहब का भी आपने मौक़िफ़ सुना, वो कह रहे हैं जी हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, फिर के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का जिम्मेदार गैस की कमी को ठहरा देना, मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है? डॉक्टर फिजा, देखें पूरी दुनिया में निज़ाम चलता है, हर जगह पे, हर मुल्क में, नॉट जस्ट डेवलप्ड बट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में भी बिजली के क्राइसिस इस तरह के नहीं होते। क्यों? एक रीजन है, व्हाट इज द रीजन, हमने क्यों यहाँ पे के इलेक्ट्रिक को पूरा मालिक बना दिया पूरे कराची का? इस तरह तो होता ही नहीं है ना। आप किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप फलानी कंपनी से लें, आप गवर्नमेंट कंपनी से लें, आप प्राइवेट कंपनी से लें, आपका जिससे दिल चाहे आप बिजली लें। तो क्यों हमारी वफाक की हुकूमत इजाजत नहीं देती? बाकी इतने सारे जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, तो लेट देम कमिंग। जब के इलेक्ट्रिक के साथ और बहुत सी कंपनीज आएंगी, जब ये मोनोपोली इनकी खत्म होगी, तो उसके बाद ही ये होगा कि इनको सीधा चलना पड़ेगा, लोग इनको छोड़ के दूसरी कंपनीज की तरफ जाएंगे, दूसरी कंपनीज बेहतर रिजल्ट्स देंगी, लोड शेडिंग इससे कम होगी, इनका जरूर नुकसान होगा, पर कराची के लोगों का, कराची की आवाम का फायदा होगा। चाहे किसी भी पार्टी से किसी की भी रिलेशनशिप, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं कोई अपनी पार्टी को हर बात फेवर करूँ, पर जो हमें करना पड़ेगा वो यही है, हमें इनकी मोनोपोली खत्म करनी है, सारे खुद ही सीधे हो जाएंगे। जब इनके पास ऑप्शंस होंगे, अगर मेरे पास ऑप्शन होगी, आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इन 4 कंपनीज में से किसी एक को ले, तो आप चूज करेंगे ना कि कौन सी कंपनी हमें लोएस्ट लोड शेडिंग दे रही है। तो मुझे रीजन नहीं समझ आता कि क्यों डिस्करेज किया जाता है दूसरी कंपनीज को आगे पार्टिसिपेट करने में। ठीक है जी, हाफिज साहब, आपने तैमूर साहब का पॉइंट सुना, आप अग्री करते हैं इस बात से जो कह रहे हैं जी क्यों डिस्करेज किया जाता है दूसरी कंपनीज को, और जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर इस तरह किया जाए तो उनको बहुत अच्छी ऑप्शन नजर आती है, आप अग्री करते हैं इनकी बात से? देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी जो नेपरा की हेयरिंग हुई थी ना, उसमें तो ये जो इनकी एक्सक्लूसिविटी वाला लाइसेंस इनका खत्म करके दूसरा लाइसेंस देने वाली बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में ये हेयरिंग हुई, और इस पर हमने सबने मिलकर ये दलाइल दिए हैं कि इनकी एक्सक्लूसिविटी खत्म होनी चाहिए। लेकिन मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि देखें, सिर्फ इस तरह से कहने से मसला हल नहीं होगा। जब तक इनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, कौमी तहवील में लेकर 51% शेयर लें, और उससे पहले जो है वो एक्सपर्ट से मुबनी एक स्टेक होल्डर की कमेटी बनाए नेपरा, और इसके मामलात को संभाल लें, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कर दें, इनको मुल्क से न भागने दें, और फिर उसके बाद जो है वो 51% शेयर लेकर गवर्नमेंट में बाकी कंपनियों को इन्वाइट करें। दुनिया में बहुत बड़ी जगहों पर, यूरोप, अफ्रीका में ये मॉडल चल रहे हैं, सब ठीक हो सकता है।
लेकिन मसला क्या है, यहाँ पर मसला ये है कि ये पार्टियां स्टेप नहीं ले रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी ये लोग कर रहे थे ना, तो इत्तेफाक के लोग, लेकिन नेपरा की हेयरिंग में क्यों नहीं आई है? ये लोग तो नहीं आए, और इन्होंने वहां पर जाके मुकदमा भी पेश नहीं किया कि इनकी मोनोपोली खत्म की जाए, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि जो आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप की जो केस पावर की एक कंपनी है, जो ऑफशोर कंपनी रजिस्टर की हुई है, वैसे मैं आपको फिजा बताऊं कि जो स्ट्रेटेजिक नोयत के एसेट्स होते हैं उनमें कभी भी इस तरह से प्राइवेटाइज नहीं किया जाता कि आपको पता ही नहीं है कि कंपनी रजिस्टर कहाँ हो रही है और इसके मालिक असल में कौन है, इंडियन है, अमेरिकन है, कौन है जो हमारे मफादात के खिलाफ काम कर सकते हैं। इस कंपनी के साथ ये बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, इसलिए विफाक का ये काम है कि इनका लाइसेंस कैंसिल करके इसको अपने पास रखे, 51% शेयर ले, और फिर जो है वो जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में मजीद कंपनियों को इनवाइट करे, तो इसकी प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल भी नहीं होगी और कंपटीशन भी होगा। ये है वो सोल्यूशन जो जमात इस्लामी पेश करती है और जिस पर हम कंसिस्टेंट। ठीक है जी, वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।